तुलसी गांव की रहने वाली थी और उसके बहू बेटे शहर में रहा करते थे। एक दिन सुबह के समय उसके बेटे पंकज का उसके पास फोन आता है। प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता कि तू कैसा है और बहू कैसी है, सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ना एक खुशखबरी देनी थी आपको। खुशखबरी? कैसी कैसी खुशखबरी? साफ साफ बोलना, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अरे अम्मा, आप तो छोटी छोटी बातों पे डर जाती हो। अरे आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं है, अरे बल्कि खुश होने की जरूरत है। अरे दादी बनने वाली हो आप और मैं पापा, और आपकी बहू माँ बनने वाली है। तू सच कह रहा है ना बेटा? कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा ना? तुझे पता है ना कि मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। अरे अम्मा, क्या लगता है आपको कि सुबह सुबह उठकर हम आपको फोन करके घटिया मजाक करेंगे? अरे सच कह रहे हैं अम्मा। लेकिन बेटा, जब डॉक्टर को दिखाया था तो उसने तो मना कर दिया था कि शायद कभी बहू माँ नहीं बन सकती। अरे अम्मा, उसकी एक ना लेडीज डॉक्टर दोस्त है, उसने उसका इलाज किया है। अरे कई सालों बाद खुशखबरी मिली है हमको, आपको तो खुश होना चाहिए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा अब तुझे बहू का और भी अच्छे से ख्याल रखने की जरूरत है। कोई भी ऐसी गलती मत करियो जो आगे चलकर परेशानी बन जाए। हाँ अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हो। नेहा का ध्यान ना बहुत अच्छे से रखना होगा। आप एक काम कीजिए, आप ना यहाँ आ जाइए, और जब तक बच्चा होता नहीं है ना तब तक आप यहीं रुकिएगा, थोड़ी मदद तो हो जाएगी। ये भी कोई कहने वाली बात है बेटा? मैं कल ही ट्रेन पकड़कर शहर आ जाऊंगी, तू किसी भी बात की चिंता मत करियो। चल अब तू बहू का ध्यान रख और मैं भी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। तुलसी इतना कहकर फोन रख देती है और अपनी शहर जाने की तैयारी करने लगती है। एक दिन सुबह वो पहले ट्रेन पकड़कर अपने बेटे के घर पहुंच जाती है। पंकज अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे अम्मा, आप तो सुपर फास्ट ट्रेन से आई हो लगता है। अरे शाम को आपको बताया था, अब सुबह सुबह आ गई। बेटा मैंने तुझे कहा था ना कि मैं सुबह ही आ जाऊंगी, तो देख मैं आ गई। वो क्या है ना कि मुझे सुबह 4 बजे वाली ट्रेन मिल गई, तो मैं यहाँ 10 बजे तक पहुँच गई। हमारा गांव कौन सा ज्यादा दूर है। अच्छी बात है अम्मा, चलो बैठो, चाय बनाकर लाता हूँ आपके लिए। क्या ये क्या बोल रहा है बेटा तू? तू और चाय बनाएगा, वो भी मेरे होते हुए? अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब देख लूंगी। तुलसी इतना कहकर अपना सारा सामान अपने कमरे में रखकर तुरंत रसोई में चली जाती है और अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती है और अपनी बहू के लिए मेवे वाला दूध गर्म करती है और उसके कमरे में देने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो सो रही है। तभी वो उसे जगाते हुए बोलती है, बहू उठ जा, सुबह के 10 बज रहे हैं। इतनी देर तक सोना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने और भजन करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सुबह सुबह ये कौन है जो प्रवचन दे रहा है? अरे मेरी नींद खराब हो रही है। बहू मैं तेरी सास हूँ, तू आंखें खोलेगी तभी तो तुझे पता चलेगा कि ये प्रवचन दे कौन रहा है। माँ जी, आपका भाई, माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। कोई बात नहीं, नींद में तो इंसान किसी को भी कुछ भी बोल देता है। मैं तेरी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। अब तू जल्दी से उठकर नहा ले बहू और पूजा कर ले, इससे बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा। माँ जी, आप भी ना आज के जमाने में ये कौन सी पुरानी सोच लेकर बैठी हैं? माँ जो भी करेगी तो असर उसके बच्चे पे ही पड़ेगा ना। ऐसा होगा वैसा होगा, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। आज तक मैंने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी है, आगे भी अपने हिसाब से ही जीऊंगी। नेहा इतना कहकर दोबारा सो जाती है और तुलसी चुपचाप उसके कमरे से वापस आ जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ तुलसी नेहा का ख्याल रखने के चक्कर में उसे हर एक चीज को लेकर रोक लगाने लगी थी, जो चीज नेहा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन देर रात नेहा रसोई में जाती है और फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खाने जा रही होती है कि तभी तुलसी वहां आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। बहू तू ये क्या कर रही है? इतनी रात में ठंडी आइसक्रीम खा रही है? तुझे पता है ना कि तू गर्भवती है। लोग आम तौर पर भी रात के समय ठंडी चीजें नहीं खाते हैं, और तू गर्भवती होने पर भी रात में आइसक्रीम खा रही है। इससे बच्चे को बहुत नुकसान होगा। माँ जी प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, कब क्या खाना है, कब उठना है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। नेहा की ये बातें तुलसी को बहुत तकलीफ देती हैं। नेहा को अपने घमंड और अपनी बुराई के आगे अपनी सास की अच्छाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती कि वो अपना सब कुछ छोड़कर
सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए आई है, वो भी इतनी दूर से। दिन गुजरते हैं और नेहा अपनी सास की एक भी बात नहीं मानती, हमेशा उसकी अच्छाई को अपनी बुराई की चादर से ढक दिया करती। एक दिन वो अपने पति के पास रोते हुए जाती है और बोलती है, पंकज जी, आपने अपनी माँ को यहाँ पर बुलाया ही क्यों है? जब से आई है मुझे परेशान करके रखा हुआ है, ना चैन से सोने देती है और ना ही खाने पीने देती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो मैंने खा ली, तो मेरे हाथों से छीन रही थी वो। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अम्मा तुम्हें खाने पीने की चीजों को लेकर मना नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप खुद जाके माँ जी से पूछ लीजिए, उन्होंने मुझे आइसक्रीम खाने से रोका था या नहीं। अम्मा, नेहा क्या कह रही है कि आपने इसको आइसक्रीम नहीं खाने दिया? क्या सच कह रही है वो? हाँ बेटा, बहू सच बोल रही है। वो मैं बस अम्मा, आप रहने दीजिए। अब आगे से ना कुछ मत बोलिएगा आप। अरे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे नेहा के खाने पीने पे रोक टोक करेंगी आप तो कैसे चलेगा? आपको उसका ध्यान रखने के लिए लाया गया था और आप तो रोक टोक करने लग गई। लेकिन बेटा, तू मेरी पहले पूरी बात तो सुन ले कि मैं उसे आइसक्रीम खाने से क्यों रोक रही हूँ। अम्मा, जो मुझे सुनना था ना वो मैंने सुन लिया। अब मुझे ना कुछ नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पंकज बिना कुछ सच जाने ही अपनी माँ की बात को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। नेहा को अपनी मनमर्जी के आगे अपनी सास की कोई भी अच्छाई नजर नहीं आती। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी लेटी टीवी देख रही होती है, तभी तुलसी फिर बोलती है, बहू, माना कि इस हालत में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी काम ना करना भी तुम्हें आगे जाकर परेशानी दे सकता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, जिससे तुम्हारी शरीर में खिंचाव रहे। लेकिन तुम तो पूरे दिन बिस्तर पर लेटे लेटे टीवी देखती रहती हो। माँ जी, पंकज जी ने ना आपको मेरी देखभाल करने और इस घर का काम करने के लिए बुलाया है, तो फिर मुझे घर का काम करने की जरूरत क्या है? आप कैसी सास हैं जब अपनी बहू की इस हालत में भी आप मुझे काम करने के लिए बोल रही हैं? अब किस बात पे सास बहू सुबह सुबह बहस कर रहे हो? अच्छा हुआ पंकज जी आप आ गए। अब आप खुद ही सुन लीजिए अपनी माँ की बातें। इस हालत में वो मुझे काम करने के लिए बोल रही हैं। अम्मा, लगता है ना आपका दिमाग खराब हो चुका है। अरे नेहा की हालत देखी है आपने? इस हालत में उसे आप काम करवाना चाहती हो? अरे अम्मा, ये सुख ना हमें इतने सालों बाद मिला है, क्यों छीनना चाहती हो? हाँ, आप नेहा से काम करवाओगी, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या ही होगा? बेटा, मैं जो भी कह रही हूँ वो बहू की अच्छाई के लिए ही कह रही हूँ। अगर वो मेरी कही हुई बातों के अनुसार चलेगी तो उसका सब कुछ अच्छे से निकल जाएगा और उसके नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। अम्मा, एक काम कीजिए, आप अपनी अच्छाई को अपने पास रखिए और आपकी बहू की बुराई को उसके पास रहने दीजिए। अम्मा, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नेहा पे ना ज्यादा रोक टोक मत कीजिए। उसे जो खाना है, जैसा करना है, करने दीजिए। नेहा फिर एक बार माँ बेटे के बीच में आग लगाने में सफल हो जाती है और अपनी सास की अच्छाई को अपनी बुराई के आगे छिपा देती है। कुछ दिनों बाद नेहा की डिलीवरी का समय आ जाता है। अपनी सास की बात ना मानने के कारण नेहा की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि बहुत बड़े ऑपरेशन से होती है। ऑपरेशन के बाद नेहा को एक एक करके अपनी सास की सारी अच्छाई याद आने लगती है और उसे मन में बहुत पछतावा होता है कि अगर उसने अपनी सास की सारी बात मान ली होती तो आज इसकी यह हालत ना होती। चंदन की जो पोस्टिंग कानपुर में हुई थी, जिस वजह से उसे अपना घर चेंज करना पड़ा। ऐसे ही करीब एक सप्ताह बीत जाता है। पायल अपने नए पड़ोस में जान पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुषमा सबसे अलग ही बैठी रहती। एक रोज पायल के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। जी, आप तो बाहर आती नहीं, तो सोचा मैं ही क्यों ना आपका घर देख लूं। किसी चीज की कोई जरूरत हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यही पास में रहती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप तो हमारी पड़ोसन हुई तो आपसे तो जरूरत होगी ही। पायल के घर आने के बाद विमला चारों तरफ देखती रहती है, लेकिन तभी विमला को कुर्सी पर बैठी एक बुढ़िया दिखती है जो गरीब सी दिख रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि सुषमा थी, जिसे देखकर विमला पायल से कहती है, जी वैसे आपके घर में सामान तो काफी है, लेकिन माता जी को आप अपने साथ घर का काम करवाने के लिए लाई हैं क्या? अरे नहीं नहीं विमला जी, ये मेरी सासू माँ जी है। माँ जी, ये विमला जी हैं, हमारी पड़ोसन। जी नमस्ते माता जी, मैं विमला यही पास में रहती हूँ। ए चुप, सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ मैं। जी विमला जी, इन्हें सुनाई देता है। कहीं इस बूढ़ी अम्मा को इस औरत ने किडनैप तो नहीं कर रखा है? कैसे सहमी सी बैठी हुई है। अरे कुछ बोल भी नहीं रही थी। और दोनों सास बहू किस एंगल से लगते हैं? बुढ़िया तो दिखने में भिखारन थी
और उसकी बहू इतनी अमीर। अब तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये माजरा है क्या। अब विमला ये सोचते हुए वहाँ से निकल जाती है और अगले दिन पायल अपने घर में हवन पूजा रखवाती है और खूब सज धज कर तैयार हो जाती है और नए कपड़े पहनती है। चंदन भी नए कपड़े पहनता है और सुषमा पुरानी साड़ी में ही किचन में बर्तन धो रही थी। ये देखकर पूजा में बैठी विमला और उसकी पड़ोसन रमा से कहती है, अरे देख देख रमा, इसी बूढ़ी माता जी की बात कर रही थी मैं। हाँ बिमला, तू सही कह रही है। देख बेचारी को, वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं। नौकरों के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि ये बुढ़िया यहाँ की नौकरानी है या सच में मालकिन है। आखिर जानना तो पड़ेगा ही कि माजरा क्या है। कहीं इसे रास्ते से उठा कर लाई हो, यही घर का काम करवाने के लिए। अब पूजा चल रही होती है। तभी पायल किचन में जाती है और किसी बात को लेकर अपनी सास पर चिल्लाने लगती है। ये देखकर रमा विमला से कहती है, देख देख विमला कैसे उठ कर गई और सीधे उस बेचारी पर चिल्लाने लगी। बेचारी पर ये बहुत जुल्म कर रही है और कहती है ये सास है। इसकी कहीं से लगती है कि ये इसकी सास है। बेचारी की शकल सूरत भी गरीबों वाली है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज पायल और उसकी सास सुषमा मंदिर जाते हैं, जहाँ पायल अपनी सास को एक कोने में खड़ा करके फूल माला लेने चली जाती है। लेकिन जब पायल लौट कर आती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी सास ने अपना आंचल फैलाए हुए है और लोग उसमें पैसे डाले जा रहे हैं। ये देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है, यहाँ भी आपने ड्रामे शुरू कर दिए, चलो अंदर। ये सब देखकर एक आदमी पायल से कहता है, जी देखिए, दिखने में तो अच्छे खासे घर की लगती हो, लेकिन ऐसी हरकतें करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? एक गरीब के पैसे क्यों छीन रही हो? देखिए ये मेरी माँ जी है, भला मैं किसी भिखारी के पैसे क्यों ही छीनूंगी। आप जैसे लोग ही ऐसे काम करते हो। अभी पुलिस को कंप्लेन करता हूँ आपकी। जी आप इनसे ही पूछ लीजिए कि ये मेरी कौन है। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ इनके साथ। माता जी, ये क्या आपकी बहू है? सच बताइएगा, हम सब आपके साथ हैं, आप डरिएगा मत, बताइए। हाँ बेटा, ये मेरी बहू है। वो तो आते जाते लोगों ने मुझे पैसे देना शुरू कर दिए, तो मैंने भी मना नहीं किया। अरे माता जी, आपने तो हद पार कर दी। ले जाइए इन्हें। अब पायल गुस्से में अपनी सास को लेकर मंदिर से सीधा घर आती है और घर आती अपनी सास पर चिल्लाने लगती है। ये सब विमला और रमा भी सुन रहे होते हैं। तभी सुषमा का बेटा चंदन सुषमा से कहता है, आपको समझ क्यों नहीं आता? ये शहर है, कल से आप बाहर कहीं नहीं जाओगी। सुना रमा, सुना क्या कह रहा है ये कि घर से बाहर मत निकलना। इतना कह के जैसे ही चंदन घर का गेट खोलता है, वैसे ही विमला और रमा सीधे पायल के हॉल में जा गिरते हैं। और ये देखकर विमला पायल से कहती है, जी वो चीनी मिलेगी। वो ना मैं चीनी मांगने आई थी। मैं जैसे ही गेट बजाने जा रही थी वैसे ही आपने गेट खोल दिया और मैं यहीं गिर गई। वैसे रमा, तू क्या लेने आई थी? मैं क्या लेने आई थी? कुछ भी तो। अच्छा हाँ, वो तो मैं तो आपके घर इसलिए आई थी कि आपने जो फूल लगाए हैं बड़े ही प्यारे हैं। जी आप दोनों का हो गया हो तो प्लीज मेरे घर से बाहर निकलिए अभी के अभी। और दोनों बाहर करने के बाद पायल घर का गेट लगा देती है। तभी विमला रमा से कहती है, मैंने तुझे कहा था ना कि मत जा उतने पास। देखा क्या हुआ, इतनी बेइज्जती करा ली हमने अपनी। पता चल गया होगा कि हम क्यों आए थे यहाँ, तभी तो धक्के मार कर निकाला है। लेकिन जो भी हो, मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते हैं। बेचारी माता जी के साथ ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, मन का वहम जितना चाहे मिटा लो लेकिन वो मिटता नहीं। ऐसे ही विमला और रमा के साथ हुआ था। अब पायल के घर पर दोनों 24 घंटे नजर रखने लगी थी और देर रात करीब 12 बजे दोनों गली में घूम रहे होते हैं। तभी पायल के घर से आवाज आती है, बेटा मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तेरी माँ समान हूँ। रमा, जो मैंने सुना वो तूने भी सुना क्या? बिमला, क्या जो मैंने सुना वो तूने भी सुना? यानी ये लोग उस बेचारी माता जी को मार रहे हैं। चल जल्दी से पुलिस को फोन लगाते हैं। अब विमला और रमा तुरंत ही पायल के घर से वो मारने पीटने की आवाज सुनकर पुलिस को फोन करते हैं और 20 मिनट में पुलिस आ जाती है। तभी विमला पुलिस से कहती है, सर अभी तक तो बहुत आवाजें आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही है। लगता है इन्होंने उस बेचारी माता जी का ना गला दबा के मार दिया है। हाँ, अभी पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा था अंदर। अब जब पुलिस पायल के घर का गेट खटखटाती है तभी सुषमा ही घर का गेट खोलती है। सुषमा उस समय सफेद साड़ी में थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। ऐसा हाल देखकर रमा और विमला उससे भूत भूत चिल्लाने लगते हैं।
और खूब शोर शराबा कर देते हैं। तभी पायल घर से बाहर आती है। पुलिस पायल को सारा हाल बताती है और ये सुनकर पायल सर पीट कर कहती है, अरे विमला जी, रमा जी, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा था तो आपको पूछना चाहिए था ना हमसे। अब ये बता मैडम, आखिर हुआ क्या था? और तूने माता जी को मारा पीटा भी है क्या? नहीं, ये जो बता रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम सब तो फिल्म देख रहे थे। सत्यानाश में मिला दिया सब कुछ। हमें लगा कि मारपीट हो रही है। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सुबह देखती हूँ मैं तुम्हें। जी जी माता जी, अभी आप अंदर जाइए, पहले इतना डरा दिया है आपने। अब पुलिस रात में ही चली जाती है, लेकिन सुबह विमला रमक को एक साथ देखकर सुषमा दोनों को इशारे से अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम दोनों ने हिम्मत दिखाकर पुलिस को बुलाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आइंदा से बिना कुछ सच जाने, बिना कुछ समझे अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं पुलिस से कह दूंगी कि तुम दोनों मुझे धमकाती हो और जान से मारने की धमकी देती हो तुम दोनों। और उसके बाद वो जब जाएंगे ना तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, तुम दोनों को साथ लेकर ही जाएंगे। जी अम्मा जी, अब से मैं आपके घर से दूर रहूंगी और ये रम्मा भी आपके घर से कोसों दूर रहेगी। देर से ही सही, लेकिन अंत भला तो सब भला। इशिका सुबह सुबह अपनी नंद मिहिका का लंच पैक करते हुए खुद से बोलती है, ना जाने मैडम के कितने नखरे हैं। जब इसकी शादी होगी ना और खुद भाभी बनेगी तब पता चलेगा भाभी पर ऑर्डर मारना क्या होता है। ये बना दो, वो बना दो, सारा दिन उसके चोचले ही खत्म नहीं होते हैं। कॉलेज तो ऐसे जाती है जैसे किसी फैशन कंपटीशन में जा रही है। इतना बोलकर इशिका फटाफट से मिहिका का लंच पैक कर देती है। तभी मिहिका अपने कमरे से रेडी होकर आती है और बोलती है, भाभी आपने मेरा लंच रेडी कर दिया? कर दिया है, ये लो। ओ शिट भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आज तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ लंच पे जा रही हूँ, तो इस लंच की नीड नहीं है मुझे। थैंक यू फिर भी। इतना बोलकर मिहिका निकल जाती है। उसकी बात सुनकर इशिता गुस्से से लाल पीली हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इशिका की सास अनीता अपने हाथ में कुछ लड़कों की फोटो लिए अपनी बहू के पास आती है और बोलती है, अरे बहू, जरा ये लड़के तो देख, कौन सा अच्छा लग रहा है। तेरी ननद के लिए रिश्ता आया है। ये सभी के सभी अच्छे घर से और नौकरी वाले हैं। माँ जी, मुझसे क्या पूछ रही हैं? अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए ना, क्या पता उसने कोई पहले ही पसंद कर रखा हो। अरे बहू, तो ये क्या बोल रही है? मेरे कहने का मतलब है माँ जी, आप एक बार ननद जी से तो पूछ लीजिए वह शादी करने के लिए तैयार है भी या नहीं, तभी तो हमारे लड़के देखने का कोई फायदा होगा। इतना कहकर इशिका चली जाती है और अनीता मिहिका से बात करती है। मिहिका का घर वालों की पसंद से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। ये सुनकर इशिका खुशी से खुद से बोलती है, अरे वाह, अब तो मैं जल्दी से इसके लिए कोई लड़का पसंद करूंगी। उसके बाद ये घर से चली जाएगी और इसकी विदाई पर तो मैं पार्टी करूंगी, पार्टी। आखिरकार इतनी बड़ी मुसीबत जो चली जाएगी, जब अपने ससुराल जाएगी तो इसे अक्ल आ जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मिहिका के लिए क्षितिज नाम के एक लड़के को पसंद किया जाता है। दोनों परिवार वाले बातचीत करने के बाद मिहिका और क्षितिज की सगाई कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन मिहिका क्षितिज से बात कर रही होती है, तभी इशिका बोलती है, ननद जी, सारा दिन अपने होने वाले पति से फोन पर बातें ही करती रहोगी तो घर कौन संभालेगा? और घर संभालना कब सीखोगी आप? शादी को थोड़ा ही वक्त रह गया है। अरे थोड़ा रसोई के काम में हाथ बटाया करो ताकि ससुराल जाकर आपको दिक्कत ना हो। भाभी, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैनेज में कर लूंगी। मैं देखकर सब कुछ बना लूंगी। बना तो लेंगी, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कौन सी चीज क्या है। सारी चीज तो आप मुझसे करवाती हैं। सारा दिन मेरा खून पीती रहती हैं। ससुराल में आपकी सास आपका खून पिएंगी। भाभी, मेरी सास कोई ड्रैकुला नहीं है और ना ही मैं ड्रैकुला हूँ। समझ आई बात? आपको काम नहीं करना होता तो साफ साफ मना कर दिया करो, बिना मतलब के प्रचार मत किया करो। अजीब है, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं है। किसी को कुछ अच्छा कहे तो भी उन्हें बुरा लग जाता है। भगवान करे आपकी शादी जल्दी हो जाए, फिर तो मेरा हर दिन डिस्को होगा। हर दिन बढ़िया बढ़िया चीज बनाकर रोज पार्टी करूंगी मैं इस आफत के जाने की खुशी में। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। इशिका और मिहिका का किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे से मुंह बना ही रहता था। ऐसे ही एक दिन अनीता पंडित जी को घर बुलाती है।
पंडित जी मिहिका और क्षितिज की शादी की तिथि निकाल रहे होते हैं। तभी इशिका अपने मन में बोलती है, भगवान सुख के दिन आने में और कितना वक्त लगेगा, ना जाने कब तक इस जहर को और पीना पड़ेगा। अरे पंडित जी, 1000 रुपए का एक्स्ट्रा कमीशन दे दूंगी, शादी की डेट जल्दी से निकाल दीजिए। पंडित जी 1 महीने के बाद मिहिका और क्षितिज की शादी की तारीख निकाल देते हैं, जिसे सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। और अनीता बोलती है, लो भाई, तैयारी शुरू कर दो, थोड़ा सा ही वक्त बचा है, अब तो बेटी पराई हो जाएगी। पराई क्यों माँ, इसी घर की ही रहूंगी। ज्यादा याद आई ना तो क्षितिज को लेकर यहीं आ जाऊंगी, उसे बोल दूंगी कि आप घर जमाई बन जाओ। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, शादी करके भी हमारा पीछा मत छोड़ना, यहीं चिपकी रहना और हमारी छाती पर मूंग दाल डलना। भाभी, आपको हर बात में अपना मुंह चलाना ज्यादा जरूरी होता है क्या? जाकर अपना काम नहीं कर सकती? आपको तो वैसे भी बहुत चुभती हैं बातें। आप तो चाहती हैं कि मैं जल्दी से चली जाऊं यहाँ से। अरे ननन जी, आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। मेरा मतलब है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। इतना कहकर इशिका वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगती है। ऐसे ही मिहिका अपने ससुराल ले जाने वाले बैग पैक कर रही होती है। तभी इशिका वहाँ एक साड़ी लेकर आती है और बोलती है, ननन जी, ये वाली साड़ी रख लीजिए, आप पर अच्छी लगेगी। शादी के बाद अपने पहले रसोई के रस्म में पहन लेना इसको। आज चांद कहाँ से निकला है? आप मेरे लिए कुछ लेके आए हो, कमाल हो गया। वो क्या है ना ननन जी, अब आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं इस घर में, और मेहमानों की मेहमान नवाजी तो करना बनता है ना। रख लो, ये भी रख लो, और कुछ चाहिए मेरे कलेक्शन में से तो आप वो भी ले लेना, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए शुक्रिया। मिहिका की बात सुनकर इशिता वहाँ से चली जाती है। जैसे तैसे शादी के दिन पास आ रही थी। इशिका की खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही घर में संगीत की रात आती है। सभी लोग गाना बजाना कर रहे होते हैं। तभी एक औरत बोलती है, अरे लड़की की भाभी भी तो कुछ गाए, आखिर एक लौती ननद है। चल इशिता, अपनी ननद के लिए कोई गाना गा दे अच्छा सा, और नाच के भी दिखा दियो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं आता गाना। अरे आता नहीं है तो चल कोशिश तो कर ले एक बार, चल गा। मेहंदी मैं रखूंगी, खूब मैं सजूंगी, अरे मेहंदी मैं रखूंगी, खूब मैं सजूंगी, मेरी ननंद की विदाई पर पार्टी मैं करूंगी, मेरी ननंद की विदाई पर पार्टी मैं करूंगी। इशिता का गाना सुनकर सभी लोग उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तभी इशिता बोलती है, वो मुझे आता नहीं है ना, तो मैंने बस ऐसे ही कुछ भी गा दिया, आप लोग ही गा लो। भगवान, क्या हो रहा है? लगता है मैं खुशी से कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ गई हूँ। बात बात पर मेरी जुबान से एक ही बात निकल रही है, कंट्रोल इशिता कंट्रोल। इतना कहकर इशिता वापस से गाना बजाने में मस्त हो जाती है। दिन गुजरते हैं और आखिरकार मिहिका की शादी का दिन आ जाता है। दुल्हन बनी मिहिका को क्षितिज के साथ फेरे लेने के लिए मंडप में लाया जाता है। तभी अनीता इशिता से बोलती है, पता ही नहीं चलता कि लड़कियां कब बड़ी हो जाती है। बेटा, एक दिन तुझे ब्याह कर यहाँ लाए थे और आज अपनी बेटी को ब्याह कर दूसरे के घर भेज रहे हैं। ना जाने मेरी बेटी ससुराल में कैसे रहेगी। भगवान बस हमेशा उसे खुश रखें। अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी तो लड़के हक लेने वालों में से है। अपने सास ससुर को तो ये भीगी बिल्ली बनाकर रखेगी, और पति का तो भगवान जाने क्या होगा। इतने साल में इसके साथ रही हूँ, आज तक इसकी मेरे साथ तो बनी नहीं, ससुराल वालों के साथ क्या खाक बनेगी। बस आप दुआ करो कि ये कहीं ससुराल छोड़कर मायके में ना आ जाए। बहू, तू तो अपना मुंह बंद ही रख, जब चली जाएगी ना तब तुझे सबसे ज्यादा याद आएगी इसकी। कहीं ना माँ जी, आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज तो मैं जमकर पार्टी करूंगी। आखिरकार आज मेरी ननद की विदाई जो है, खुशियों की लॉटरी लगने वाली है मेरी। देखते ही देखते मिहिका और क्षितिज की शादी संपन्न हो जाती है। विदाई के बाद मिहिका क्षितिज के साथ अपने ससुराल चली जाती है और सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आते ही इशिता फटाफट से अपने कमरे में जाती है और म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और अपने एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास अपने सर पे रख के नाचते हुए बोलती है, आज मेरी ननद की शादी है, आज मेरी ननद की शादी है, अरे इसकी विदाई होगी, आज मेरी ननद की शादी है, अब तो मैं खूब पार्टी करूंगी, खूब। इशिता के गाने की आवाज सुनकर उसके कमरे में सास जाती है और बोलती है, बहू, तू ये क्या कर रही है?
पार्टी कर रही हूँ अपनी ननद की विदाई की। आ जाओ आप भी पार्टी में शामिल हो जाओ। अरे पागल हो गई है क्या? लोग क्या कहेंगे? बंद कर अपना ये नाच गाना। अरे आज तो मैं किसी के रोकने से नहीं रुकूंगी। माँ जी खूब नाचूंगी। आज मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है। पार्टी करनी है पार्टी। इशिता ऐसे ही पागलों की तरह नाचती रहती है और अनीता बेचारी वहाँ से चली जाती है। मिहिका के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो इशिता को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मिहिका की कमी सताने लगती है। वहीं मिहिका को भी अपने ससुराल में जब जिम्मेदारियाँ मिलती हैं तो उसे अपनी भाभी की याद आती है और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर काफी पछतावा करती हैं। मिहिका जब पहली बार अपने मायके आती है तभी इशिता भागकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, आप आ गई। आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद आपकी विदाई की पार्टी तो की, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि आपसे चिक चिक के बिना तो मेरी जिंदगी ही अधूरी है। जानती भी हो कितनी अकेली सी हो गई थी मैं। भाभी मुझे भी आपकी बहुत याद आई जब मैं कुछ जिम्मेदारियों को संभालना सीखी। मुझे तो समझ आया कि आप इतना सब कुछ कैसे अकेले संभालती थी। मैं बस आपको सुनाती रहती थी। सॉरी भाभी। लो कर लो बात। इन नंद भाभी की जोड़ी भी कमाल की है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अनीता की बात सुनकर मिहिका और इशिता हंसने लगती हैं। इस तरह मिहिका की शादी के बाद इशिता और मिहिका का नंद भाभी का रिश्ता दोस्ती के रिश्ते में बदल जाता है। अमीशा दिखने में तो बहुत दुबली पतली थी, लेकिन उसके अंदर बहुत जान थी। वो पूरे दिन काम करने के बाद भी नहीं थकती थी, बल्कि एक साथ कई सारे काम कर लेती थी। जहाँ एक तरफ अमीशा इतनी मेहनती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सास सुलोचना एक नंबर की आलसी औरत थी। अमीशा अपनी सास के आलसपन से बहुत परेशान थी। एक दिन वो शाम के समय अमीशा छत पर गेहूं साफ कर रही होती है, तभी उसकी सास सुलोचना भी वहाँ आती है और अमीशा उनसे बोलती है, माँ जी गेहूं ना बहुत ज्यादा है, अगर आप थोड़ा मदद करवा देती तो जल्दी साफ हो जाते। बहू तू मुझे गेहूं साफ करने के लिए बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती कि अपनी सास को काम बताते हुए? माँ जी मैं आपको काम नहीं बता रही हूँ, बल्कि जो काम कर रही हूँ उसमें आपकी मदद मांग रही हूँ। बहू मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझसे जमीन पर बैठकर गेहूं साफ नहीं होंगे। तू तो जानती है ना कि ज्यादा देर बैठने पर मेरी कमर में दर्द होने लगता है, और ये तो बहुत सारे गेहूं हैं, आज की डेट में तो साफ ही नहीं हो पाएंगे। माँ जी बुरा मत मानिए, लेकिन आपके मोहल्ले में शांति आंटी के साथ घंटों घंटों बैठ के गप्पे लड़ाती हैं, तो आपकी कमर में दर्द नहीं होता है। लेकिन मैंने जरा सा आपको काम दे दिया तो आपकी कमर में दर्द हो गया। आप बहुत कामचोर हो गई हैं। कोई बात नहीं बहू, मैं कामचोर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तू तो मेरी पहलवान बहू है ना, जो एक साथ ना जाने कितने काम निपटा लेती है। बहुत जान है तुझमें। तेरे लिए ये गेहूं साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, तू ही कर ले। माँ जी मुझे चढ़ाने की कोशिश मत करिए, मुझे अच्छे से पता है आपसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं ही पागल हूँ जो आपको कोई काम बोल देती हूँ। जाइए जाइए, वरना जो काम मैं कर भी रही हूँ वो भी बिगाड़ देंगी आप, मैं खुद ही कर लूंगी। ये हुई ना मेरी पहलवान बहू वाली बात, जिसके लिए कोई काम मुश्किल या बड़ा नहीं है। सुलोचना मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अमीशा अकेले ही गेहूं साफ करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सारे गेहूं साफ करने के बाद दोनों गेहूं की बोरियों को एक एक करके हाथ में उठाकर आराम से सीढ़ियाँ उतर रही होती हैं। तभी शांति हाथ में दाल से भरी कटोरी लेकर वहाँ आती है और अमीशा को देखते ही उसके हाथ से कटोरी नीचे गिर जाती है। तभी सुलोचना बोलती है, शांति तूने ये क्या किया? दाल गिराकर मेरे घर की सारी फर्श खराब कर दी तूने। माफ कर दे सुलोचना, लेकिन तेरी बहू की ताकत देखकर मेरे हाथ से दाल ही छूट गई। कितनी जान है इसमें। आज मंगलवार है, लगता है मुझे अपनी बहू की नजर उतारनी ही पड़ेगी। तूने इतनी गंदी नजर जो मार दी। मैं नजर नहीं मार रही हूँ सुलोचना, लेकिन सच बोल रही हूँ। तेरी बहू में बहुत ताकत है, और हमारी बहू तो ऐसी है, थोड़ी देर तक सब्जी का थैला उठा लेंगी, अगले दिन देखियो उनका हाथ ही नहीं उठता है। और तू अपनी बहू को देख, एक हाथ में 40 किलो गेहूं होगा और दोनों हाथों में कम से कम 80 किलो होगा, लेकिन फिर भी देख आराम से मस्त होके चल रही है। हाँ तो मेरी बहू ताकतवर है, तुम सबकी बहुओं की तरह कमजोर नहीं है। अच्छे खासे घर की खाने पीने वाली लड़की है ये। आज तक तो तेरे मुंह से इसकी तारीफ सुनी थी, आज तो आंखों से देख भी लिया। सच कहूँ सुलोचना, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तेरे को ऐसी बहू मिली है। और मुझे कभी कभी तेरे से जलन भी होती है कि तुझ कामचोर औरत को इतनी मेहनती बहू कहाँ से मिल गई। ये आ गई है ना, तभी तेरा घर बसा हुआ है।
वरना पता नहीं क्या हो गया होता अभी तक। अमीशा दोनों बोरी लाकर हॉल में दीवार के सामने लगा देती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैंने सारे गेहूँ साफ कर दिए हैं और उतार भी लाई हूँ छत से, वरना इस बात पे भी अब बहस होती, कौन लेने जाएगा छत से गेहूँ। अब आप समय से चक्की पर भिजवा दीजिएगा क्योंकि आटा खत्म होने वाला है। कोई बात नहीं बहू, तू जा आराम कर ले। तू इतनी देर से गेहूँ साफ कर रही थी तो थक गई होगी। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, रसोई में बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, मुझे उन्हें भी साफ करना है। फिर आपके लिए चाय बनानी है। अगर मैं बैठ गई तो आपके लिए चाय कौन बनाएगा? आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अमीशा इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अमीशा की नजर जमीन पर गिरी दाल पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, ये दाल कौन लेके आया था? किसने गिराया है इसे? मुझे माफ कर दे बहू, ये दाल मुझसे गिर गई है। वो मैं दाल लेकर आ रही थी लेकिन तेरे पे नजर पड़ गई और तेरे को वजन उठाते देख मेरे हाथ से दाल ही छूट गई। मुझे माफ कर दे, मैं साफ कर दूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं साफ कर लूंगी। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि कहीं माँ जी ने तो नहीं गिरा दिया है, क्योंकि इनको काम ना करने की आदत है लेकिन फैलाना बहुत आता है। बहू तुझे लगता है मैं काम फैलाती हूँ? नहीं नहीं, आप कहाँ काम फैलाती हैं माँ जी, मैंने तो गलत बोल दिया है। आप तो काम ही नहीं करती जो फैलाएंगी। अमीशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और शांति उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। उसको अपने ऊपर हंसता देखकर सुलोचना को बहुत गुस्सा आता है और शांति के जाने के बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू अगर दूसरों के सामने मेरा मजाक बनाकर तुझे सारे काम करने हो तो आज के बाद किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तेरा हर चीज में साथ देती हूँ और एक तू है कि लोगों के सामने मेरा मजाक बनाती रहती है। माँ जी क्या ही कर दिया मैंने? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? तूने शांति के सामने मुझे कामचोर बोला। माँ जी वैसे तो आप कामचोर हैं, लेकिन उस टाइम मैंने मजाक में बोला था। अगर आपको ज्यादा बुरा लग गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब ठीक है, आगे से ध्यान रखियो कि दोबारा माफी मांगने की जरूरत न पड़े। सुलोचना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अमीशा बेशक पतली थी लेकिन उसकी प्रॉपर डाइट पहलवानों वाली ही थी, जैसे कच्चा दूध, दही, घी, ये सब। सुलोचना अपनी बहू के खान पान से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन वो अपनी बहू को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकती थी, क्योंकि वो जानती थी जितना वो खाती पीती है उससे कई ज्यादा वो काम कर लेती है। एक दिन दोनों सास बहू शाम के समय मार्केट से घर आ रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसके मोहल्ले का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को मार रहा होता है और मोहल्ले के सभी आदमी खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी अमीशा उनकी तरफ आगे बढ़ती है तो सुलोचना उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और बोलती है, बहू कहाँ जा रही है तू? चुपचाप घर में चल। माँ जी वो आदमी अपनी औरत को कितनी बुरी तरह से मार रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वहाँ खड़े आदमी जब उसका मुकाबला नहीं कर रहे हैं तो हम औरतें क्या ही कर पाएंगी? वो बहुत बड़ा पहलवान है, उसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। वो पहलवान नहीं है, एक मोटा भैंस है, भैंस, बस जिससे लोग बिना बात के डर रहे हैं। मेरे एक हाथ का भी नहीं है वो। बहू मैं तुझे तेरे खान पान और तेरी ताकत को देखकर तुझे प्यार से पहलवान बोलती हूँ। तू अपने आप को सच का पहलवान मत समझ। माँ जी मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन सच में आप मेरी बात भी मानिए। वो आदमी एक हाथ का नहीं है, एक थप्पड़ में जमीन पे गिरा पाएगा और दोबारा उठेगा भी नहीं। देखिए बेचारी को कितनी बुरी तरीके से मार रहा है। सभी मिलकर तमाशा देख रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। मैं जानती हूँ बहू ये गलत है, लेकिन ये उनके घर का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। माँ जी घर का मामला जब तक घर में रहता है तो वो घर के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन जब वो मामला घर के बाहर आ जाता है तो वो सबका हो जाता है। अगर यही चीज हमारे घर में किसी के साथ होती तो आप उस टाइम भी चुप रहती। अच्छा ठीक है, लेकिन तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी। उसको जो बोलना होगा मैं बोलूंगी। लेकिन माँ जी। बोला ना बहू, नहीं मतलब नहीं। सुलोचना उस आदमी को समझाने के लिए उसके पास जाती है। उसके बहुत कहने पर भी सुलोचना की वो बात नहीं मानता। तभी सुलोचना गुस्से में उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन उसके ऊपर थप्पड़ मारने का भी कोई असर नहीं होता और वो उल्टा सुलोचना को ही थप्पड़ मारने चलता है। लेकिन तब तक अमीशा वहाँ आती है और उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। तभी अमीशा उसे अपनी तरफ घुमाकर जोरदार थप्पड़ मारती है और वो जमीन पर जाकर गिरता है। साथ ही उसके सारे दांत भी बाहर आ जाते हैं। ना ही वो आदमी दोबारा उठता है
और ना ही उसका हाथ दोबारा सीधा होता है। तभी शांति खुश होकर बोलती है, क्या बात है बहू, क्या थप्पड़ मारा है? अभी तक देख जमीन पे ही पड़ा हुआ है। मेरी माँ जी को कोई कुछ बोल दे, वो तो मैं बर्दाश्त करती नहीं हूँ। इसने तो मेरी माँ जी पे हाथ उठाने की कोशिश की, तो मैं इसे कैसे छोड़ देती। इसको कहते हैं पहलवानी वाला हाथ, जिसको एक बार पड़ता है ना तो वो उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। सुलोचना की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद से सुलोचना के साथ साथ मोहल्ले वाले भी अमीषा को पहलवान बहू बोलने लगे थे। और अपनी बहू का अपने प्रति प्यार देखकर सुलोचना भी अपनी कामचोरी कम कर देती है।